हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी का जो पेपर हुआ था 2013 का। शायद 2013 वाला पेपर है या फिर शायद 13 वाला ही है। तो उसके अंदर आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा कि जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है या फिर अपन कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जो मैंने अभी पढ़ाई भी है आप लोगों को। क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणीय जो विकास है उससे संबंधित या फिर कह सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित आरपीएससी में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनका साथ साथ अपन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, है ना, उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए यूज में नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक प्रजनन तकनीकी के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता है। सहायक प्रजनन तकनीकी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर यूज में नहीं लिया जाता है, तो ऐसा कौन सा है। यहाँ पर आप देखोगे इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, ये तो नॉर्मली यूज में आता है कि इंसेमिनेशन मतलब सीमन को डायरेक्ट यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करना। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब जो ओवम है डायरेक्ट ओवम के अंदर इंसर्ट करना। और यहाँ पे देखोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ अपन करते ही करते हैं। तो तीनों मेथड कैसे हैं, सभी मेथड कैसे हैं, यूजेबल है, जो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए या फिर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए यूज में आने वाले तीनों मेथड हैं। इसमें दिया हुआ है कोइटस ऑन द डे 14 to 16 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये क्या है, नेचुरल मेथड है, ठीक है ना, ये क्या है, नेचुरल मेथड है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि अपन इसमें थोड़ा सा अपन देखें, यहाँ पे जैसे कि फीमेल के अंदर क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखोगे तो कितने दिन का चलता है, एक से यहाँ पर आप देखोगे जैसे टोटल जो है वो कितने दिन का है, 28 दिन का है, ठीक है। इस 28 दिन के अंदर से यहाँ पे आप देखोगे जो है 14 डेज है। तो एक से लेकर यहाँ से आप देखोगे इस टाइम तक किसका निर्माण होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है। यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल्स जो इस प्रकार से निर्माण होता जाता है, जिसके अंदर ओवम होता है, और यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल बढ़ता जाता है, उसकी साइज़ बढ़ती जाती है, और यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो ओवरी के अंदर फट जाता है इस प्रकार से, और ओवम जो है वो क्या निकलता है, बाहर निकलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। किसकी प्रेजेंस के कारण से, यहाँ पर 14 से 16 डेज के बीच में एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ता है। उसके लेवल बढ़ने के कारण से एग जो है ओवरी से बाहर निकलता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर इंसेमिनेशन किया जाए, मतलब नेचुरल तरीके से कोइटस किया जाए, संबंध बनाया जाए, तो उनके दौरान यदि स्पर्म या सीमन यदि फीमेल की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर डाला जाता है तो नेचुरली तरीके से अपन कह सकते हैं प्रेगनेंसी होती है। तो ये कैसा, एक नेचुरल मेथड है, ना कि टेक्नोलॉजी। वहाँ पर पूछा गया था इनमें से कौन सी टेक्निक यूज में नहीं आती है, तो वो टेक्निक है तीनों, और ये क्या है, नेचुरल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, चौथा नंबर का इसका राइट आंसर आएगा। आगे अपन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पे आप देखोगे 85 में 85 विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल। इनमें से ह्यूमन फीमेल की अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन सी फेज इन्वॉल्व नहीं होती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे फॉलिकुलर फेज जो होती है ये चलती है आपसे 1 से लेकर 14 जो डे है, 14 डे है, वहाँ तक चलता है। तो इसको लगभग 10 से 12 दिन का टाइम पीरियड होता है। उसमें फॉलिकुलर फेज होती है, मतलब फॉलिकल्स का निर्माण होता है और ग्रोथ होती है। सेकेंड है फेज ऑफ सेक्सुअल हीट और
लिबिडो। ठीक है। थर्ड देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज होती है, जो होती है 24 तारीख से लेकर 28 तारीख के पीरियड के बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज होती है। यहाँ पे आप देखोगे लूटियल फेज, तो ये ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज का मतलब होता है कि जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के बाद में ग्राफिन फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, और वो फेज को क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज के नाम से अपन जानते हैं। इसका मतलब ये फेज भी होती है, ये फेज भी होती है, ये फेज भी होती है। तो ह्यूमन्स की जो फीमेल है मैच्योरेशन साइकिल के दौरान फेज ऑफ सेक्सुअल हीट लिबिडो स्टेज ये नहीं पाई जाती है। तो ये फेज जो है वो फीमेल के अंदर नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 86 वाला। इसमें अगर अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेल हार्मोन, इनमें से कौन सा मेल या नर हार्मोन नहीं है, नर हार्मोन नहीं है। ठीक है ना। तो यहां से आप देखोगे एंड्रोस्टेनिडियोन है ना, एंड्रोस्टेनिडियोन और डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कह सकते हैं अपन, और 17 बीटा एस्ट्रेडियोल। ठीक है ना। और एक आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब इसे पूछा नर में इनका हार्मोन कौन सा नहीं है, तो सीधी सी बात है ये जो 17 बीटा एस्ट्रेडियोल जो है ये कैसा होता है, फीमेल का हार्मोन है। ये कौन सा है, फीमेल हार्मोन है, ना कि मेल हार्मोन। इसका मतलब ये तीनों जो हार्मोन है, ये पहला, बी और डी, ये तीनों नर हार्मोन है, जबकि सी वाला जो है ये कैसा है, फीमेल हार्मोन है। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरपीएससी में अभी तक, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से अपन कह सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी से कह सकते हैं, इजी वे के अंदर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर फोइटल मेम्ब्रेन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो आर डेराइव्ड फ्रॉम। ठीक है ना, कहाँ से डेराइव होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल दिया हुआ है, कॉर्ना रेडिएटा सेल दिया हुआ है, और ट्रोफो एक्टोड्रम दिया हुआ है, और इनर सेल मास दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप जैसे अपन एक डायग्राम से समझे। ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आपके पास में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बना है, जाइगोट बना है। जाइगोट कैसा है, 2n स्ट्रक्चर है, और ये 2n स्ट्रक्चर जो है फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला जो पार्ट होता है उसके अंदर होता है। वहां से जैसे इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज स्टार्ट होता है, क्लीवेज स्टार्ट होते ही जो एक सेल है जाइगोट वो कन्वर्ट होती है अपनी 2 सेल के अंदर, 2 सेल जो है वो कन्वर्ट होती है 4 सेल के अंदर इस प्रकार से, और 4 सेल जो है वो कन्वर्ट होती है अपने 8 सेल के अंदर इस प्रकार से, और 8 से बन जाएगी यहाँ पर 16 सेल। ठीक है ना। 16 सेल तक जो होता है एक ग्रुप का सेल एक ग्रुप बना लेता है इस प्रकार से, एक सॉलिड बॉल बना लेता है यहाँ पर, जिसे क्या कहते हैं अपन, मोरुला स्टेज कहते हैं। ठीक है। ये जो स्टेज है लगभग ये पूरी स्टेज कहाँ बन जाती है, एम्पुला के अंदर ही बन जाती है, और एम्पुला से रोटेट होते हुए मूवमेंट करते हुए कहाँ पे आती है, यूट्रस के अंदर आती है। तो इन जो सेल्स, ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स को अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर सेल्स जो होती है वो टोटिपोटेंसी सेल्स के रूप में काम करती है। ठीक है ना। और अब अपन देखेंगे कि ये जो मोरला स्टेज है, ये इनकी जो सेल्स होती है वो अरेंज होती है इस प्रकार से। अब ये अरेंज होगी, यहाँ पे आप देखोगे इस स्टेज को अगर अपन देखें यहाँ पे मोरला को, तो इसमें सभी सेल्स इस प्रकार से अरेंज होगी। किसमें, यूट्रस के साथ में जैसे ही इम्प्लांट होगा, अटैचमेंट होगा, उसके बाद में ये सेल्स है कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगी, और चारों तरफ एक कोशिकाओं की सिंगल लेयर जो है वो बना लेती है इस प्रकार से। ये कोशिकाओं की एक परत बनती है
जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोड्रम कहते हैं। इसी के अंदर की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक कोशिकाओं का समूह बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, जिसे अपन क्या कहते हैं, इनर सेल मास, इनर सेल मास, इनर सेल मास कहेंगे। ये तो जो है इसकी सभी सेल्स जो होती है वो कैसे होती है, टोटली टोटिपोटेंट होती है, या फिर इन सेल्स को अपन कह सकते हैं ये कैसी होती है, स्टेम सेल होती है, जो कंप्लीट एम्ब्रियो बनाने में सक्षम है। और इनसे क्या बनेगा, आगे एम्ब्रियो बनेगा। इसका मतलब एम्ब्रियो को जो प्रोटेक्ट करने वाला जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं अपन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किससे बनेगी, अब इससे बनेगी। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जितनी भी एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगी वो किससे बनेगी, ट्रोफोएक्टोडर्म से बनेगी या ट्रोफोब्लास्ट से बनेगी। जैसे अब यहां पर अपन देखेंगे कोरियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियोनिक मेम्ब्रेन बनेगी। इसी के साथ साथ में एक छोटा सा पार्ट बनेगा जिसे एलेंटोइस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एलेंटोइस कहते हैं। तो जो एम्ब्रियो होता है ह्यूमन का खास तौर से, उसके चारों तरफ जो प्रोटेक्ट बनती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, वो कौन सी बनती है, कोरियोनिक बनती है और एलेंटोइस बनती है। और दोनों ही किससे बनती है, तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों ही किससे बनती है, ट्रोफोब्लास्ट से बनती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका अब अपन क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। यहां पे आप देखोगे जैसे यहां पे देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फोइटस मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर डेराइव्ड फ्रॉम, किससे बनती है, तो यहां पे आ जाएगा ट्रोफोएक्टोड्रम। ये देखो ट्रोफोएक्टोड्रम, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। ग्रेनुलोसा जो सेल्स होती है वो किससे बनती है, कि जिसमें ग्राफिन फॉलिकल्स होती है ना। ग्राफिन फॉलिकल्स जो होता है इस प्रकार से, जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, है ना। और कोरोना रेडिएटा सेल्स किसे कहते हैं, कि जो एग होता है, एग के चारों तरफ इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार का एक आवरण पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं, एग के चारों तरफ। तो ये क्या है, कोरोना रेडिएटा है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये जो लेयर होती है इसे क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। तो जो एग या ओवम होता है वो किससे बना होता है, उसके आवरण जो होता है उसे जोना पेलुसिडा होता है। जोना पेलुसिडा के चारों तरफ एक मोटा आवरण होता है कार्बोहाइड्रेट का बना, जिसे अपन कहते हैं कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और इनर सेल मास जो है, ये मैंने बताया थी आपको, किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। बीच की जो लेयर बची है ट्रोफोएक्टोड्रम, ये क्या बनाती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है, जैसे मैंने अभी बताया कोरियोनिक और एलेंटोइस। आगे अपन चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 90। द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और ऑक्सीटोसिन है। इनमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। अब अपन चलते हैं इसकी रियल थ्योरी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से, ये क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, मैच्योरेशन साइकिल चलता है फीमेल के अंदर, उसके अंदर यहाँ जो एक लेयर पाई जाती है अंदर की तरफ, जिसे अपन क्या कहते हैं, जर्म लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म सेल्स कहते हैं, जर्म सेलुलर एपिथेलियल सेल्स कह सकते हो आप। इनमें डिवीजन होना स्टार्ट होता है और इसके चारों तरफ क्या बनता है, एक सेल्स का आवरण बनने लगता है, जिसे प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है, और उसमें और सेल्स का आवरण बनता जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, और उससे टर्सरी फॉलिकल बन जाएगा। इसका मतलब इनका जो ग्राफ, ये बढ़ रही है इनकी साइज, किसकी, फॉलिकल्स की। इन फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो एग है वो प्रेजेंट है, जिसे
oocyte के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इन ग्राफिन फॉलिकल्स का जो लेवल साइज बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, वो किसके कारण से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के FSH हार्मोन के कारण से बढ़ती है। FSH हार्मोन के जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफिन फॉलिकल अपनी पीक पॉइंट के ऊपर पहुंचती है। पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद में ये जाके लास्ट में कौन से डेज के अंदर? 14 डेज के ऊपर, 14वें दिन के अंदर ये कहाँ पहुंचती है कि जो ओवेरी है, ओवेरी के वॉल के साथ में अटैच होता है और यहाँ से इनके बीच में आप देखोगे तो यहाँ एक छोटा सा गैप बनता है इस प्रकार से, यहाँ से, और यहाँ से जो एग है वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इस टाइम पर ये जो टाइम पीरियड है कौन सा? 14 से 16 टाइम, या फिर डायरेक्ट कहो तो आप 14 डेज पर कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ा है? LH का। LH का हार्मोन का लेवल बढ़ा है, जिसके कारण से क्या हुआ? अंडा बाहर निकला है। और ये ग्राफिन फॉलिकल जो है इसे क्या बोलते हैं? ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफिन फॉलिकल जो है वो इस प्रकार से आके, और कौन से हार्मोन के कारण से? एक तो ओव्यूलेशन हुआ है, किसने करवाया? LH ने करवाया है। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल, टूटी हुई ग्राफिन फॉलिकल जो होती है वो इस साइड में आ जाएगी और ये लगातार क्या करेगी? विभाजन करेगी और अपनी साइज में ग्रोथ करेगी। किस हार्मोन की वजह से? LH हार्मोन की वजह से। इसका मतलब इसको मेंटेन कौन कर रहा है? LH हार्मोन। ठीक है, LH हार्मोन ही इसको रिलीज करवा रहा है। फिर इसकी जिम्मेदारी देता है कि आप एक ग्लैंड में कन्वर्ट हो, एक ग्रंथि में कन्वर्ट हो। तो अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल है किस में कन्वर्ट हो रही है? एक ग्लैंड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन। LH हार्मोन इसको मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये ग्राफिन फॉलिकल बनेगी, मतलब ग्लैंड बनेगी, जिसे अपन क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। ये क्या है? एक ग्लैंड है और इसको मेंटेन कौन कर रहा है? LH हार्मोन। अब कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसे अपन क्या कहेंगे? प्रोजेस्टेरोन। इसे क्या कहेंगे? प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल के जो यूट्रस है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसको क्या करता है? मेच्योर करता है। उसके जितने भी फंक्शंस है वो बढ़ाता है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है, उसके अंदर मसल्स का निर्माण करवाता है, सभी चीज़ें। मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है। इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब पहले जो ये ग्लैंड बनी है इसे क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करा रहा है? LH हार्मोन। ठीक है, जैसे ही अपन कहें कि प्लेसेंटा बनता है, इम्प्लांटेशन के बाद में क्या बनता है? प्लेसेंटा। धीरे धीरे इसका काम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम कौन ले लेगा? प्लेसेंटा ले लेगा। किसके? और क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ग्राफिन फॉलिकल टूटने के बाद में ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट होती है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? LH हार्मोन होता है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे इसमें दिया हुआ है कि सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड बाय, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो यहां पर आप कहोगे LH हार्मोन के द्वारा। इसलिए इसमें क्वेश्चन बनाते वक्त किसी ने इसका राइट आंसर नहीं डाला है और आरपीएससी ने क्या कर दिया? इसको डिलीट कर दिया था। लेकिन इसका रियल इफेक्ट वो मैंने आपको बता दिया है, रियल फैक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 91 के अंदर, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, आप लोग चाहे मैं थ्योरेटिकल वीडियो बनाऊं, चाहे मैं एमसीक्यू बनाऊं, चाहे आपको बेसिक जो नोट्स की गाइडेंस है या फिर कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, सभी चीज़ें बता रहा हूं। तो इस प्रकार से रेगुलर अगर आप लोग चैनल के ऊपर जुड़े हुए हो तो लास्ट के अंदर एक दिन आपको लगेगा रियल में कि इनसे काफ़ी बेनिफिट आपको हुआ था। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेमेलियन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट। आपने जो टेस्टिस है मेल की टेस्टिस के अंदर होती है ट्यूब्यूल्स, जिन्हें क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी सेल्स होती है और वहाँ स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये पूछा इनमें से कौन सी सेल्स नहीं होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ और मोबाइल स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड है और इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ है और मोबाइल स्पर्मेटोजोआ है। चलो अब अपन चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे जैसे
कि आपने एक टेस्टिस की, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप देखोगे ये कोई टेस्टिस की स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, और टेस्टिस के अंदर आप देखोगे एक क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कुछ इस प्रकार की सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, नॉर्मल अपन कहते हैं उन्हें जर्म सेल, जर्म सेल। इन्हें स्पर्मेटोसाइट के नाम से भी आप कह सकते हो, या स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी कह सकते हो। क्या है ये, 2n स्ट्रक्चर होती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं जो होती है वो आकृति में बड़ी होती है, फिर ऐसी सेल चलती है इस प्रकार से, फिर एक बड़ी सेल आती है इस प्रकार से, और इसमें फिर छोटी सेल चलती है इस प्रकार से, बड़ी सेल, और फिर छोटी सेल होती है। ये जो सेल होती है बड़ी वाली, इन्हें क्या कहते हैं, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बना है, स्पर्मेटोगोनिया बना है। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कैसे है स्ट्रक्चर, 2n सेल होती है। इसमें सबसे पहले कोई भी साइज में ग्रोथ कर लेती है कोई सेल, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये भी कैसी है, 2n स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो है वो डिवीजन स्टार्ट होता है, कौन सा, मियोसिस, और इससे 2 सेल बनेगी, जिसे आप क्या कहोगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हो। ये कैसी होती है, एन स्ट्रक्चर होती है। इसमें वापस से कैसा होगा, सेकंड डिवीजन होगा, मियोटिक सेकंड डिवीजन। यहाँ पे मियोटिक फर्स्ट है और ये मियोटिक सेकंड डिवीजन है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो कितनी बन गई, अब 4 सेल बन गई। चारों कैसी है, हैप्लॉइड है। चारों आपस में कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इन सेल को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। तो यहाँ पर स्पर्मेटिड कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ आप कह सकते हो, कैसा, नॉन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ के नाम से आप कह सकते हो। ये स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं ये कहाँ जाते हैं, अब एपिडेडाइमिस के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, एपिडेडाइमिस, एपिडेडाइमिस के अंदर जाते हैं, और वहाँ जाके क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। मेच्योर के साथ साथ में ये कैसे होते हैं, मूवमेंट करने वाले भी हो जाते हैं। अब अपन चलते हैं इसके ऊपर ऑप्शन पे अपने, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, देखो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो स्पर्मेटोसाइट है, वो मैंने आपको बता दिया 2n स्ट्रक्चर होती है। स्पर्मेटिड होते हैं, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, ये भी बता दिया मैंने, ये भी पाए जाते हैं। इमोबिलाइज स्पर्मेटोजोआ होता है, मूवमेंट नहीं करने वाला होता है, ये भी पाया जाता है, हैप्लॉइड होता है। मोबाइल स्पर्मेटोजोआ इसमें नहीं बनता है, वो कहाँ बनता है, एपिडेडाइमिस के अंदर जाके मेच्योर होते हैं और उनमें मूवमेंट की क्षमता आती है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इसमें नहीं पाया जाता, किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और खासतौर से वहाँ कौन सी सेल्स होती है, तो वहाँ पे होती है सर्टोली कोशिकाएं, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। और इनके बीच बीच में जो कोशिकाएं होती है वहाँ कौन सी होती है, लीडिंग सेल्स होती हैं, लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है, लीडिंग सेल्स का होता है एंड्रोजन हार्मोन का रिलीज करना या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करना। ठीक है, ये इसके काम है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ दिया हुआ है आइडेंटिफाई द मिल्क इजेक्शन हार्मोन। इनमें से कौन सा मिल्क इजेक्शन हार्मोन का एग्जाम्पल है,
ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है, मिल्क इजेक्शन होता है फीमेल की बॉडी से। और वो मिल्क जो होता है, सबसे पहले वाला जो मिल्क होता है येलो कलर का होता है, गाढ़ा होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रम जो होता है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, या फिर अपन कह सकते हैं प्रतिरोधी क्षमता जो होते में वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण से बच्चे को फर्स्ट टाइम डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग बच्चे को पहली जो मदर का दूध है उसको पिलाया जाए, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, एंटीबॉडी होती है, खासतौर से एंटीबॉडी ए होती है। ठीक है, वो किसके कारण से बाहर निकलता है, यहाँ पर अपन देखेंगे वेसोप्रेसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। अब इसके तो नाम से ही है, इसमें तो डायरेक्ट कन्फ्यूजन ही होने वाला ही नहीं है। ये तो ग्राफिन फॉलिकल के निर्माण के लिए काम आता है, ये ओव्यूलेशन के लिए काम आता है। वेसोप्रेसिन यहाँ से कोई रोल नहीं है, उसका वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है। अब बचा कौन सा, प्रोलैक्टिन बचा और ऑक्सीटोसिन बचा, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी को इंड्यूस करने के लिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जिससे लेबर पेन क्रिएट होता है, तो लेबर पेन क्रिएट करने के लिए ऑक्सीटोसिन है, और मिल्क निकलने के लिए प्रोलैक्टिन होता है। तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट आ जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं 89 में। यहाँ पे आप देखोगे, इन ह्यूमन मेल द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस स्टिमुलेटेड बाई, कि टेस्टिस से फीमेल की बॉडी, मेल की बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन बनता है, वो किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैंने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था वहाँ पे टेस्टिस की, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, लेडिक्स सेल के नाम से जानते हैं। लेडिंग सेल्स जो है वो इंड्यूस की जाती है किसके द्वारा, LH हार्मोन के द्वारा। और LH हार्मोन जो इनके ऊपर इंड्यूस करेगा, और यहाँ से क्या रिलीज होगा, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन कौन बनाता है, तो आप कहोगे लेडिंग सेल्स बनाती है, जो कहाँ पाई जाती है, टेस्टिस में पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीचों बीच में पाई जाती है, जगह जगह के ऊपर पाई जाती है, जो एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। और उसे इंड्यूस करवाता कौन है, तो LH हार्मोन उसको इंड्यूस करवाता है। यहाँ पे इसमें राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। LH हार्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो उसको इंड्यूस कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 92 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इनमें से प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। प्लेसेंटा का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो आप ऑप्शन में देखोगे सेक्स स्टेरॉइड सिक्रेशन, FSH और LH सिक्रेशन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन सिक्रेशन और रिलैक्सिन हार्मोन। इनमें से कौन सा काम नहीं है। ठीक है, इनमें से देखो, ये आप कहोगे कि सर ये भी नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक आप मान सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर रिलैक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। हाँ, हालांकि पूरा अगर अपन देखेंगे तो किसके द्वारा होती है, ये ओवरी के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है। ये जो हार्मोन है HCG, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर यूज में लिया जाता है, ये प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाने वाला पहला हार्मोन है, जो यूरिन के अंदर बाहर निकलता है मदर से, और यूरिन का टेस्ट करके आप ये पता लगा पाते हो कि मदर है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा होने वाला है। सेक्स स्टेरॉइड सिक्रेशन ये भी किया जाता है, लेकिन FSH और LH है ये कभी भी रिलीज नहीं किया जाता है, इसको इनहिबिट किया जाता है। इनहिबिट, इसको तो रोका जाता है उल्टा, कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होते प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है फीडबैक देता है आपके ब्रेन को, और ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड है FSH और LH हार्मोन को कभी भी सिक्रेशन नहीं करता है। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ के अंदर टाइम पीरियड या फिर अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं का सिक्रेशन साइकिल बंद हो जाता है, मतलब टाइम पीरियड नहीं आता है 9 मंथ के आसपास। क्यों नहीं आता है, कारण कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो फीडबैक देता है, और किसको रोकता है, ग्राफिन फॉलिकल का जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको और LH हार्मोन दोनों को रोक देता है। इसका मतलब ये प्लेसेंटा के द्वारा कभी भी रिलीज नहीं हो सकता, इसके तो जस्ट ऑपोजिट है, उसको तो रोकता है उल्टा वो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाएगा 93, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ हार्मोन दैट इंक्लूड्स प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम चेंजेस इन मेमेलियन यूट्रस दैट प्रिपेयर इट फॉर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो यूट्रस है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो कैसी होती है, प्रिपेयर होती है। यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से, तो यहाँ जो होती है मेम्ब्रेन कैसी होती है,
तैयार होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, तो कौन सा हार्मोन करता है इसको मेंटेन करने के लिए? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन के साथ में हो सकता है एस्ट्रोजन हो, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो आप कहोगे कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है? तो कहोगे LH हार्मोन मेंटेन करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रिपेयर्ड फॉर द ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन, कोर्टिसोइड एंड सोमेटोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन तो नहीं करेगा ना, ये हार्मोन तो देखो वैसे भी प्रेगनेंसी वाले हार्मोन है, ये तो प्रसव वाले हार्मोन है, इसलिए इसको काट सकते हो। TSH थायराइड, ये कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा ना आपको एंडोमेट्रियम सिर्फ प्रेगनेंसी हार्मोन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, एंडोमेट्रियम। तो प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है। इसके साथ में हेल्प कौन करता है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही क्या करते हैं? हेल्प करते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। एंडोमेट्रियम जो परत होती है यूट्रस की, उसको भी क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, ताकि प्रेगनेंसी में एबॉर्शन ना हो जाए, ब्लड की सप्लाई पूरी मिलती रहे, बच्चों को न्यूट्रिशन पूरा मिलते रहे, उसके लिए काम करते हैं। तो अब आप लोग ये खुद एनालिसिस कर सकते हो कि RPSC के द्वारा एक ही पेपर में कितने क्वेश्चन किसके द्वारा पूछे गए हैं। सिर्फ एक चैप्टर, एक टॉपिक से पूछे गए हैं, खास तौर से एक और भी इसमें शायद 1-2 क्वेश्चन और भी आएंगे अभी। तो ये देखो अभी तो और क्वेश्चन इसमें, चलो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, इस क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ पे आर्किन ट्रियोन इज फॉर्म्ड इन, है ना, आर्किन ट्रियोन जो है वो फॉर्म्ड होती है। आर्किन ट्रियोन क्या होती है? एक केविटी होती है। किसके अंदर बनती है? तो गैस्ट्रोलेशन के अंदर बनती है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको अभी भी बताया था कि कुछ स्टेज ऐसी होती है। सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट से मोरुला, मोरुला क्या है? एक सॉलिड बॉल है इस प्रकार से, और इससे क्या बनेगा? ब्लास्टोला बनेगा, जो एक ऐसी है, इस प्रकार की सेल है, इस प्रकार की है। और ये जो है इसमें क्या होगा? इन्वेजन होगा, अंदर की तरफ धसेगी। धसने के कारण से ऐसे धसेगी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसके अंदर बाहर की जो परत है उसे क्या बोलते हैं? एक्टोड्रम बोलते हैं। अंदर की एंडोड्रम बोलते हैं, और बीच में जो कोशिकाएं हैं उसे क्या बोलते हैं? मीजोड्रम बोलते हैं। तो ये इन्वेजन हुआ है, यहाँ जो बना है इसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर बोलते हैं, ठीक है ना। ब्लास्टोपोर जो है, याद रखना अभी, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर ब्लास्टोला स्टेज में नहीं बनता भाई, गैस्ट्रोलेशन स्टेज में बनता है। ये किसे कहते हैं? गैस्ट्रोलेशन। और ये जो कैविटी बनी है इसे अपन क्या कहते हैं? यहाँ पे आर्किन ट्रियोन कहते हैं। तो आर्किन ट्रियोन जो है वो किस में बनता है? तो आप इसे कहोगे गैस्ट्रोला जो स्टेज है उसके अंदर बनता है। तो यहाँ पर ये इसकी प्रोसेस चलती है। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे 95 में, द mesenchymal cell which aggregate to form blood island are called, ठीक है ना, कि mesenchymal cells जो संग्रहित होकर रक्त कोशिकाओं के द्वीप बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आप देखोगे हीमोब्लास्ट, मीजोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट और एंजियोब्लास्ट। इसे क्या कहेंगे? एंजियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब ये आगे वाला जो पार्ट है, हाँ यहाँ पे एक थोड़ा सा और देखो, ये द पार्ट ऑफ स्पर्म दैट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो स्पर्म के जो भी पार्ट हैं, जैसे मान लो स्पर्म का ये हेड वाला पार्ट है यहाँ पे, तो इसके अंदर ये गैमिट है, और यहाँ जो हेड वाला पार्ट जहाँ पाया जाता है इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं? एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। एक्रोसोम, एक्रोसोम किस कोशिकांग से बना है? गोल्जी बॉडी से बना है। इसके अंदर कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो खास तौर से हाइड्रोल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। उसके अलावा प्रोटीएज है, लाइपेज है, अलग जितने भी हैं, फॉस्फेटेज हैं, ये सभी एंजाइम्स इसके अंदर क्या होते हैं? स्पर्मिलीन प्रोटीन भी होती है। तो ये सभी एंजाइम्स किसमें पाए जाते हैं? एक्रोसोम में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, जो खास तौर से कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसिडा को भेदते हुए किसमें एंटर करता है? ओवम के अंदर एंटर करवाता है स्पर्म को। तो यहाँ पर आप देखोगे कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वाला पार्ट कहाँ होता है? हेड वाले पार्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो हेड, मिड पीस, एक्रोसोम और लाइसोसोम। इन्होंने पूछा क्या है? पार्ट ऑफ द स्पर्म दैट कंटेन द हाइड्रोलाइटिक, तो यहाँ पे एक्रोसोम होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। होता कहाँ पे? हेड वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसका राइट आंसर होगा। शायद इतने ही क्वेश्चन थे। यहाँ पे आप देखोगे एक क्वेश्चन शायद इसमें और है।
ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखना है आपको। द यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल इज बाइको यूरोनेट, रेट एंड रेबिट हैव सिंप्लेक्स यूट्रस, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट ऑन द यूट्रिन एंडोमेट्रियम, आफ्टर प्यूबर्टी यूट्रस लूज इट्स साइकिल चेंज ये देखा चेंज कैपेबिलिटी हो गई है ना। तो यहाँ पे देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये तो सीधा से करेक्ट है, सी वाला। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन इम्प्लांटेशन, यूट्रस के अंदर जैसे ही ब्लास्टोला स्टेज ऊपर से गुड़ती हुई आती है, लुढ़कती हुई आती है, उसको इम्प्लांट करने के लिए, ब्लास्टोसाइट्स को इम्प्लांट करने के लिए यूट्रिन एंडोमेट्रियम में कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है और एस्ट्रोजन उसकी सहायता करता है। ये तो सीधा सेंटेंस सही है, तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सिर्फ इतने से बड़े टॉपिक के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोलॉजी कह सकते हैं, उसके अंदर से आपको कितने क्वेश्चन मिले, शायद मुझे लग रहा है शायद 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ये 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास मिले हैं और ये टॉपिक मैंने पूरे आपसे कवर किए हैं। और भी यदि इसमें से कोई टॉपिक बचा है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये टॉपिक अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आज मैंने आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करवाए हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस बनी रहे और आप लोगों को आइडिया भी रहे कैसे सॉल्व करना है, इनकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्या है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। 10 से 15 क्वेश्चन सभी कैंडिडेट के सही होने चाहिए और आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों के ये क्वेश्चन कितने सही होंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सही करोगे, ये आपको वादा करना है कि सर हम इस टॉपिक में से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। अभी वीडियो कंप्लीट होते ही आपका कमेंट आना चाहिए। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर रेस्पॉन्स देके जाइए। थैंक यू गाइज।